नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल केजरीवाल साहब को एक नए उसमें देखा, वो बहुत आक्रामक थे कल दिल्ली विधानसभा में जब बात कर रहे थे, और उनका जो सारा वक्तव्य अगर आप सुनिए, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूं, वो बहुत विस्फोटक है। जिस तरह का वो एग्रेशन और जिस तरह का पोस्चर और जिस तरह का स्टैंस वो लिए हैं, वो मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कांग्रेस की जो अभी तक राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसी बात का इको कर रहे हैं, लेकिन जोरदार ढंग से। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना लाग लपेट के ज्यादा डायरेक्ट अटैक है। कल उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो भाषण दिया, एक चीज तो ये है ही, जो राहुल गांधी को संसद से निकालने का एक बड़ा कारण था कि जब संसद में या विधानसभा में या इस जगह का कोई सदस्य सदन में बोल रहा होता है तो उसको सारे तरह के उससे इम्यूनिटी होती है। आप कुछ भी कहिए, कहीं पे भी कहिए, कोई आरोप लगाइए, आपके ऊपर संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर बोले गए पे कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती है। तो वो उससे बचे रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने सीधा आरोप लगाया, उन्होंने घुमा फिरा के नहीं कहा। ये मैं लिंक इसलिए दे रहा हूं, ये यूट्यूब पे है, आप भी देख लीजिए। अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। 2014 में, अभी जो अतीशी जी ने कहा, 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। तो मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप तो जीएसटी देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, हर चीज पे जीएसटी देखो। वो जीएसटी का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में, और वहां से वो जाता है मोदी जी के खजाने में। अच्छा, फिर मैं एक चीज में बीच में जरा विषयांतर कर दूं। मुझसे कल भी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आप अतीक जी क्यों बोले, जो अतीक गुंडे को जो सजा हुई है, अब अडानी जी क्यों बोले। अब मेरी मुश्किल यह है कि मेरे जो परवरिश है उसमें किसी का नाम लेने के साथ जो नेचुरल है, मैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता नहीं हूं, मैं तो सीधे सीधे आपसे बात करता हूं, तो उसमें जी या साहब, जनाब, श्रीमान, ये कहीं ना कहीं मिस्टर ये निकल आता है। बाद में रियलाइज करता हूं, मैंने कल भी बोला था। खैर, तो उन्होंने ये कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने, कि ये अडानी जी जो बड़े हैं, ये अडानी जी नहीं है, ये पैसा अडानी जी का नहीं है। वो कह रहे हैं पैसा मोदी जी का, वो साफ साफ बोल रहे हैं। और मतलब कोई गेस वर्क, कोई यानी साफ डायरेक्ट आरोप। और पूरे भाषण में जब वो कहते थे ये अडानी को दिया गया, वो नहीं, वो नाम मोदी जी का ले रहे हैं। तो कल तो वो बड़े दूसरे उसमें दिखाई दिए। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि दुनिया के जो सेकेंड रिचेस्ट मैन बने, सब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जो बने हमारे अडानी जी, वो अडानी जी नहीं बने। वो ये बात कह रहे हैं मोदी जी के ऊपर, और वो ये बात कह रहे हैं कि वो इच्छा ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब मैं दुनिया का 1 नंबर का सबसे पैसे वाला भी बन जाऊं। वो इस तरह की बातें कल उन्होंने कही, और वो सीधे सीधे, मतलब मैं ये बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधे हमला था। और उन्होंने जो उसमें जो चार्जेस लगाए, वो चार्जेस मैं कुछ आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज कर लूँ। चार्जेस आपको भी पता हैं,
जैसे बीबीसी की जो वो आई थी डॉक्यूमेंट्री, अगर याद हो तो उसमें सारा कुछ मालूम था, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार रख के उन्होंने आपको प्रेजेंट कर दिया, जो कहते हैं परोस दिया, तो आपको एक सीक्वेंस उसमें दिखाई देगा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल मोटे तौर पे जो आरोप लगाए, उसमें उन्होंने जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने बात कही श्रीलंका की, राजपक्षे साहब की, कि राजपक्षे साहब को जब मोदी जी वहां गए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जोर डाला, और उन्होंने कहा ये तो साफ साफ आया, और ये पेपर में हम सब पढ़े हुए हैं, जहाँ पे उनके जो बोर्ड वाले लोग हैं, जो उनके चेयरमैन एयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कैसे कैसे उनको बताया गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहते हैं कि अडानी जी को दिया जाए, इसलिए दे रहे हैं, ये उनका, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उसी तरह से बांग्लादेश की बात कही, बांग्लादेश में भी ये बार बार आया और है कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने बांग्लादेश की भी बात उठाई, हमारे पावर कॉन्ट्रैक्ट, जो पावर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अडानी जी को, और वो अडानी जी नहीं कहते थे कि वो अपने लिए लिया, और वो उसको उन्होंने कई तरह से कोट करके, मतलब उदाहरण उनके परिवार के सबके नाम ले लेके कि इनके लिए नहीं किया, इनके लिए नहीं किया, इनके लिए किया, और दोस्त के लिए क्यों कर रहे हैं, वो दोस्त उसके लिए अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा उनका था। उन्होंने इजराइल की भी बात की, उन्होंने इजराइल के से जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो भी उन्होंने उसका भी जिक्र किया, और ये सब हम और आप पहले सुन चुके हैं। उन्होंने फिर एयरपोर्ट का फिर आराम से जिक्र किया कि जो एयरपोर्ट में पहले जो क्लॉज था कि भाई इसमें पहले से जो भी कंपनी को एयरपोर्ट मेंटेनेंस का दिया जाएगा उसको एक पूर्व एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस क्लॉज को मोदी सरकार ने हटाया, और हटा के अडानी जी को दिया गया, तो ये फेलिसिटेट किया गया। और उन्होंने कहा कि ये भी देख लीजिए कि आज की तारीख में उनका कहना है कि 1.5 साल के अंदर, 2021 में ये सफ़र शुरू हुआ एयरपोर्ट अडानी जी को देने का, 1.5-2 साल के अंदर आज 30% ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब इनके जो एयरपोर्ट के माध्यम से वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनका ये भी एक बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के जो रेड करके वो जबरदस्ती फैक्ट्री भी बिकवाते हैं। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए कैसे ईडी और सीबीआई ने रेड की और उसके बाद वो फैक्ट्री मालिक को वो बेचना पड़ा अडानी जी को। उन्होंने कोल इंपोर्ट की बात की। उन्होंने कहा कि ये देश में ये कानून, ये एक नया रूल बना दिया गया कि हर स्टेट गवर्नमेंट को 10% इंपोर्टेड कोकिंग कोल खरीदना पड़ेगा। जो इंपोर्टेड कोकिंग कोल के आज केवल एक व्यक्ति इंपोर्ट करते हैं वो है अडानी जी। और उन्होंने कहा कि जैसे इस समय कोयला अगर 2000 है तो इंपोर्टेड कोकिंग कोल 20,000 रुपये टन है, हम 10 गुने दाम पे हमें फोर्स किया जाता है कि आप अडानी जी से कोयला लीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोयले की खदानें थी, जब बहुत हुआ तो ये हुआ कि कोयले की खदान स्टेट को अलग अलग दे दिया जाएगा, उसके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो यूपी गवर्नमेंट का फैसला था। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में जो कोल माइंस हैं वो या तो स्टेट ओन्ड है, मतलब कोई अलग अलग स्टेट जो प्रदेश हैं वो उसको ओन करते हैं। दी ओनली एक्सेप्शन है कि अडानी जी एज अ प्राइवेट वो ये अकेले व्यक्ति हैं जो कोयले की खदानें भी करते हैं अदर देन स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फिर यह भी बोला कि 2014 में जो व्यक्ति 609वें नंबर पे था अमीरों की सूची में, वो 2022 में 2 नंबर पे आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक वो भी कहा उन्होंने ये बताया। उन्होंने फिर इस पे प्रश्न किया कि आप खुद सोचिए 1947 से 2014 तक इस 67 साल में देश ने कुल कर्जा लिया था 55 लाख करोड़। और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से अभी 22 मतलब पिछले 7-8 साल में जो कर्जा लिया गया है बाहर से वो 85 लाख करोड़ है। मतलब जो पिछले 67 ईयर्स में भी जो लोन लिया गया है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ 7 साल के अंदर ले लिया गया है। इस पे भी उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर ये कहा ये पैसा जा कहाँ रहा है ये बताइए। और फिर उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये अडानी जी के यहाँ जा रहा है। ये वो बार बार बोल रहे हैं। और एक चीज वो और कर रहे हैं, एक चीज राहुल गांधी के जो बुरा लगा है भाजपा के बहुत से लोगों को, वो ये हो गया कि कैम्ब्रिज में जिसको पढ़े लिखों का एक सेंटर माना जाता है वहां पे राहुल गांधी जाके बोले
और वो इनडायरेक्टली मतलब उनकी कमीज बहुत सफेद है, तो इधर की कमीज से कंपैरिजन अपने आप ही हो गया, इस कमीज पे तो बहुत धब्बे हैं। और इसलिए वो कल जब बार बार बोल रहे थे, और ये उन्होंने एक बार नहीं कई बार रिपीट किया कि देश में ये जो प्रधानमंत्री वो कम पढ़े लिखे हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने भाषण का अंत किया, उन्होंने ये सीधे आरोप लगाया कि हिंदुस्तान के अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा है। एक चीज जरा ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक चीज थोड़ा समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लें। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके अन्ना जी के साथ वो आंदोलन किया, तो अगर आपको याद हो यूपीए 2 के विदाई की कहानी वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से लिखी गई। केंद्र में वो जो भ्रष्टाचार और करप्शन इन सबको इशू बना, ये चिपका, लोकपाल की बात होने लगी और ये धीरे धीरे ये एक बड़ा इशू बन गया था, भ्रष्टाचार, करप्शन इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस समय भी फोर फ्रंट में इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, ये अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लोग। लेकिन ये सबको पता है कि टैक्टिकल सपोर्ट और सामने सामने भी, टैक्टिकल क्या, सामने सपोर्ट आरएसएस और बीजेपी का पूरी तरह से था। और 2014 में कांग्रेस की हवा खराब करने का और इलेक्शन हराने में एक बहुत बड़ा रोल मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी का रहा है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मैं एक सिर्फ इंसिडेंट पहले भी बोला हूं, मैं फिर बोल दे रहा हूं, कई इस तरह के इंसिडेंट हैं, लेकिन एक मैं कहूं जिससे सामने समझ में आ जाएगा। कुमार विश्वास रायबरेली जाके 2014 में इलेक्शन से 5-6 महीना पहले जाके बैठ जाते हैं, कैंप कर लेते हैं, और राहुल गांधी के और कांग्रेस के अगेंस्ट जो करप्शन, भ्रष्टाचार, इस पे लगातार वार करते रहते हैं, वहीं रह के करते हैं। वोट उनको शायद 25-30 हजार मिले, लेकिन हवा उन्होंने पूरी कांग्रेस की पूरी तरह से बिगाड़ दी थी। उनके मुकाबले स्मृति ईरानी हालांकि इलेक्शन हार गई थी, लेकिन बहुत वोट पाई थी। तो हवा बिगाड़ने का काम उन्होंने किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, 2014 में आम आदमी पार्टी को 1,13,00,000 वोट मिले थे, करीब 2.05%, उसके 4 एमपी हुए थे। 2019 में ये वोट करीब 26-27 लाख वोट कुल मिले, शायद 0.23% उसको बोलना, 1 एमपी आया था। हालात क्या अभी क्या हो रहा है ना कि हालात बीजेपी इस तरह से बना दिए हैं कि आपका थर्ड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस के साथ ऐसा लगता है आना ही पड़ेगा दोनों लोगों को। मतलब इट इज नॉट ये कि केवल गर्ज आपकी है, कांग्रेस की भी गर्ज है। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो तेज चीज है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बार बार कहते हैं दूसरा क्यों, किसी को कहते हैं कम पढ़े लिखे, तो कम पढ़े लिखे नहीं है, तेज भी हैं। उन्होंने वो मुद्दे उठाने शुरू किए हैं जिसको राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले हम दो हमारे दो की सरकार की बात कही थी, और अब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ के उन्हीं बातों को और एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको और मजबूती से उठा रहे हैं जो राहुल गांधी पिछले कई दिनों से अडानी के भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। मैं एक चीज और बता दूं, आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है। आम आदमी पार्टी की ताकत है उसकी ताजगी, उसके एक नई पार्टी है, उसके जो सिंपैथाइजर हैं वो पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी हैं, और उनकी जो प्रचार और इलेक्शन मशीनरी है वो वेल ऑयल्ड है, मतलब वो ठीक से काम करती है, वो ताकतवर भी है, सुदृढ़ भी है और काम भी अच्छे से करती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी रियलाइज हो रहा है, मतलब अभी हो क्या रहा है। बीजेपी एक चीज तो समझती है कि अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी गणेश की फोटो नोट पे लगा दो, ये सब बात तो करेंगे, पर जो बीजेपी जिस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें किसी और धर्म के लिए कोई जगह ना हो, इस तरह के उनकी विचारधारा से मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उस हद तक नहीं जा सकते और उस तरह की बात भी नहीं करेंगे। इसमें भी एक कोई दो राय नहीं कि मोदी जी सही बात कह रहे हैं कि एक समय, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं ना कि ईडी सीबीआई के डर से विपक्ष एक हो रहा है, बिल्कुल एक हो रहा है। एक समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर कांग्रेस को कोसते थे, आज समय ऐसा बदला है कि अब एक तरह से बीजेपी को तो दोनों कोस रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं अब वो ओवरलैपिंग हो रही है जहां पे वो मिलके भी कोस रहे हैं। कारण कहीं है, उसका एक जो प्रमुख कारण मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनके दो प्रमुख साथी जो उनकी बिल्कुल मतलब जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी टिकी, उनको जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह के ऊपर पूरी तरह से तलवार लटक रही है, उनकी
पूरी तरह से सरकार ये मन बना रही कि उनको कैसे अंदर किया जाए। दूसरी तरफ पंजाब में अस्थिरता पैदा की जा रही है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से भगवत मान की सरकार को डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी और इनको बदनाम करो। अमृतपाल इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, वो कहीं ना कहीं जो एक टैक्टिस है बीजेपी की, उस तरह से वो काम कर रही है। क्योंकि अब एक मुश्किल क्या है कि कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। अब आप ये बताइए भाई, आम आदमी पार्टी किससे क्या कंप्लेन करे? भाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में डायरेक्टली जो सत्ता छीनी वो कांग्रेस से छीनी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उनका जो अभी तक का वहां था, तो वो उन्होंने कांग्रेस को हरा के वहां पे मतलब गद्दी हासिल की है। अब धीरे धीरे शायद अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ रहा है कि बिना एक धुरी कांग्रेस के साथ आए, और शायद कांग्रेस को भी रियलाइज हो रहा है कोई चारा और नहीं है, एक साथ आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस के पास एक विचारधारा है, उसके पास 12-13 करोड़ वोट गई बीती हालत में भी हैं। आज उसके पास सबसे बड़ा एसेट जो विपक्ष का है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने अपने को एस्टैब्लिश कर लिया है। आपके पास क्या है? आपके पास वोट नहीं है, लेकिन विचारधारा भी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, मध्यम वर्ग के लोगों में जबरदस्त गुडविल है, और वो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। कर्नाटका, हाँ ये आपसे और एक शेयर कर लेता, कर्नाटका इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। 10 मई को वोट पड़ेगा, 13 मई को वोट की गिनती होगी, और मेरे हिसाब से ये इलेक्शन, ये जो कर्नाटका का स्टेट इलेक्शन है, ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मिनी जनरल इलेक्शन ऑफ 2024 है, उसका एक नमूना है। जो कर्नाटक में 2023 के स्टेट इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे 2024 के जनरल इलेक्शन को। थैंक यू सो मच।